हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकलती है वो किस सोर्स से निकलता है वो पहले देख लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसके बाद पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बताए थे यहाँ पे जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है इस बात को भी हम लोग आज देखेंगे। और लास्ट में पढ़ लेंगे स्पीड ऑफ वेव इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में जो वेव ट्रेवल करती है तो उसका स्पीड हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वैक्यूम में होती है। जब किसी मीडियम में होता है तो उसका स्पीड क्या होता है कि वो बढ़ जाता है या घट जाता है। अगर आप जानते हैं तो रिलेटिविटी का एक थ्योरी है कि कोई भी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी मीडियम में जाने पे वो घट जाएगी। और किस तरह से घटता है इस बात को भी हम लोग देखेंगे। तो इतना तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस सबको ये कंटेंट बता दिए हैं कि इतना पढ़ाना आज को। तो पहले दीजिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हेडिंग आप लोग। तो देखिए, शुरुआत जब हम लोग किए थे फिजिक्स पढ़ना क्लास 12 का, तो वहाँ पे बताए थे कि जो चार्ज होती है वो 3 कंडीशन में ले लिए थे। एक तो हम पहले लिए थे कि जब चार्ज रेस्ट में होती है तो, उसके बाद चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करती है तब, और चार्ज जब एक्सेलरेट करती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो है सो एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे जो वो सोर्स होता है। तो यहाँ पे देने वाले हैं हेडिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो पहले हम लोग चार्ज को लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं पहले चार्ज को रेस्ट में लेते हैं कि अगर ये क्यू चार्ज है, अब ये चार्ज अभी रेस्ट कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका वेलोसिटी जो होगा वो ज़ीरो होगा। और जनरली हम चाहे तो इसको एक्सेलरेशन भी जीरो कर सकते हैं। वेलोसिटी अगर जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है तो ये चार्ज रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करती है। जब ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं तो रेस्ट कंडीशन में, मतलब चार्ज जब रेस्ट में रहेगा कि क्या है, चार्ज रेस्ट में, जब रेस्ट कंडीशन में होती है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है चार्ज। उसके बाद जब सेकेंड स्टेट में जब आ जाएंगे, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। अगर चार्ज को देखेंगे कि अगर ये v इक्वल टू नॉट जीरो है और a इक्वल टू जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो करता ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। साथ साथ मूविंग चार्ज होती है वो मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। और जब ईएम वेव के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये इस कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं करता है। जनरली ये मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज अगर मूव करते, इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बात करें तो वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है बहुत सारे कोलिजन के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बायो सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से सीख चुके कैसे निकाला जाता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में। चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा ये क्यू, अब यहाँ पे a इक्वल टू जो है सो नॉट जीरो, अब a इक्वल टू नॉट जीरो है तो ऐसे चार्ज को कहते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज, अब एक्सेलरेटेड चार्ज करती है प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा, तीनों स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे अब भी करेगा। यहाँ पे एक नया जो आ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज
चार्जेस आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग आप ऐसे लिखेंगे EM वेव। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे EMW लिख दे चाहे EM वेव लिखें। तो आपको पता चल चुका है कि जब एक्सेलरेटेड चार्ज रहेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ये बेसिक सी बात है। तो जनरली हम इस बात को अगर हम जानना चाहेंगे कि एक्सेलरेटेड चार्ज कंडीशन लेते हैं, उसके बाद वहाँ से देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है कि ये हर्ट्ज के द्वारा, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट बाय हर्ट्ज जो है उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, और वो LC ऑसिलेशन के जरिए किया था। वो LC ऑसिलेशन अपने लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट का जो लास्ट लेक्चर था उससे पहले, ट्रांसफार्मर से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं LC ऑसिलेशन। तो ये हर्ट्ज जो है सो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये दिखा दिया कि जो कोई एक्सेलरेटेड चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट बाय हर्ट्ज ऑन LC oscillation to observe को इस तरह लिख सकते हैं, ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और LC ऑसिलेशन में क्या होता है कि चार्ज जो है इसमें कंडीशन में चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरिएबल चार्ज है। ये चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, LC ऑसिलेशन में चार्ज होता है इस कंडीशन में, एक्सेलरेटेड कंडीशन में क्या होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज कंडीशन। LC ऑसिलेशन में चार्ज ऑसिलेट करता है। अगर कोई पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। जैसे कि मान करके चलिए, इस बात को बीच में कहीं लिख देते हैं कि देखिए, मान करके चलिए अगर कोई आप देखेंगे पेंडुलम को ऑसिलेट करते हुए, तो मान लीजिए कि ये ऑसिलेट कर रहा है। अगर इस पर अगर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स, मान के चलिए ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, फिर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, मान के चलिए इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि ये धीरे धीरे जो है सो इसके ऊपर तो एक जनरली mg फोर्स लगता ही रहेगा। जब ये ऑसिलेट कर रहा तो mg फोर्स लगेगा, तो जिसकी वजह से क्या डैम्प होकर के वो रुक जाएगा। अगर इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या है कि इसके ऊपर हम एक एक्सेलरेशन एग्जर्ट कर रहे हैं, तो इसको ऑसिलेट जब होता है तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होता है। तो उसी कंडीशन में जब कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आती है। अब जब एक्सेलरेशन आ चुका है तो उस एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से यहाँ प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो कंडीशन था LC ऑसिलेशन का, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग LC ऑसिलेशन कंडीशन देखने वाले हैं, तो चलिए इसको मिटाते हैं। LC ऑसिलेशन में आप देख चुके हैं कि वहाँ पे चार्ज वेरी करता है, और चार्ज जो वेरी करता है वो साइनसॉइडली वेरी करता है, मतलब वो ऑसिलेट करता है। और चार्ज का इक्वेशन भी हम लोग ड्राइव कर चुके थे। तो LC ऑसिलेशन कंडीशन हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे। तो LC ऑसिलेशन, तो LC ऑसिलेशन में जनरली हम लोग जो फर्स्ट कंडीशन मानते थे, जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर फुल्ली चार्ज, अभी इनिशियल कंडीशन में प्लस चार्ज इस पे है और माइनस चार्ज इस पे होती है, और इसके अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं हम लोग इंडक्टर। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है और इसका कैपेसिटेंस C है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो इस कंडीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई नॉट कंसिडर कर देते हैं। कुछ देर के बाद क्या होगा, यहाँ से चार्ज, जैसे सर्किट कनेक्ट है तो चार्ज मूव करना चाहेगा, तो चार्ज मूव करेगा तो इससे करंट फ्लो होगा, चार्ज धीरे धीरे घटेगा। तो यहाँ से सेकेंड कंडीशन अगर हम दिखा दें तो सेकेंड कंडीशन में इसके ऊपर चार्ज घट जाएगा। ये प्लेट जो है, इस प्लेट के ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू नहीं रहेगा, अब इससे कुछ कम हो जाएगा। अब कुछ कम होगा तो उसको हम लोग स्मॉल क्यू से दिखा देते हैं। ये एल, ये सी। अब इसके ऊपर जो इनिशियल कंडीशन में कैपिटल क्यू चार्ज था, अब ये कैपिटल क्यू चार्ज ना होकर के इससे कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अब चार्ज घट करके माइनस क्यू, स्मॉल क्यू मान लिए हैं, और इस प्लेट पे माइनस क्यू आ चुका है। अब भी देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उतना नहीं होगा जितना पहले कंडीशन में था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ घट चुका है। जैसे यहाँ पे दिखाए थे 4 फील्ड लाइन्स दिखाए थे, यहाँ पे 3 दिखा दिए हैं। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई आया है। कुछ जनरल रैंडम कुछ हो सकता है कि, लेकिन ये ई नॉट से तो छोटा ही है। लेकिन लास्ट कंडीशन में आप देखें तो इसके बाद जो है कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज बात करें तो 0 है, लेकिन इस कंडीशन में करंट जो होती है वो मैक्सिमम हो जाता है। इस कंडीशन में मान लेते हैं कि इस सर्किट के अंदर जो है सो करंट आई नॉट है, और ये आई नॉट का वैल्यू भी जानते हैं। अगर कैपेसिटेंस सी है और इंडक्टेंस इसका एल है, तो इसके ऊपर अभी तो चार्ज 0 आ चुका है। करंट अब भी इसके अंदर ग्रो करेगा, ये बात पहले से जानते हैं हम लोग, क्योंकि इसको पढ़ चुके हैं। तो करंट अभी ग्रो करेगा, करंट ग्रो करेगा तो चार्ज डिक्रीज कर रहा है, और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो कैपेसिटर के ऊपर में चार्ज 0 हो जाता है। इस कंडीशन में अगर हम ये करंट जो आई नॉट है, आई नॉट का अगर वैल्यू लिखना चाहें तो आई नॉट का वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम करंट जब होती है तो ये क्यू ओमेगा के बराबर होता है, जहाँ पे ओमेगा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पे ओमेगा की जगह पे हम लिखना चाहें तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज ऑसिलेशन होता है, ये ओमेगा का वैल्यू है। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो करंट जब मैक्सिमम हो चुका है तो करंट तो जल्दी, क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर की वजह से करंट तो इमीडिएटली 0 हो नहीं सकता है, करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। जब करंट डिक्रीज होगा तो इसके ऊपर में अपोजिट प्लेट पे चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद का कंडीशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखा देते हैं। अब इस प्लेट के ऊपर अब इस पे करंट अभी सर्किट के अंदर रहेगा, करंट डाई कर रहा है लेकिन करंट 0 अभी भी नहीं हुआ है, तो इस प्लेट पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर देखेंगे तो अब रिवर्स हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा। अभी भी मैक्सिमम नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो वैल्यू कुछ हो चुका है, मान के चलिए कि अभी जनरली ई है, ई कुछ भी हो सकता है, तो अभी ग्रो कर रहा है चार्ज, जनरली देखें तो अपोजिट प्लेट ग्रो कर रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद का कंडीशन अगर देखेंगे तो ये कैपेसिटर का प्लेट और ये इंडक्टर, इस कंडीशन में जब करंट 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में करंट 0 हो चुका है, अगर मान ले तो करंट 0, करंट का वैल्यू 0 है। अब करंट का 0 वैल्यू तो डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अब इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज हो चुका है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पीक वैल्यू तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहा है। ये चार्ज पहले चार्ज मैक्सिमम था, उसके बाद घट करके 0 हुआ, घट रहा है, फिर घट करके 0 हुआ, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो किया, ग्रो करने के बाद ये फिर मैक्सिमम हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो हो चुका है मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसको हम अगर प्लस एक्स एक्सिस को, अगर ये प्लस एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस को अगर हम मतलब पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो इसके अपोजिट को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें चार्ज का इक्वेशन, अगर किसी टाइम एनी टाइम टी पे अगर चार्ज का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो चार्ज का जो इक्वेशन होता है वो होता है Q cos ओमेगा टी।
और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहेंगे इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके मिड में लिखना चाहेंगे तो कैपेसिटर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस प्लेट की वजह से भी डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरफ ही होता है और इस तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ ही होता है। तो कैपेसिटर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होता है Q/A∈0 जो होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं Q/A∈0। और इस Q को अगर फंक्शन में लिखना चाहेंगे, अगर इस टर्म में मतलब ओमेगा टर्म में, तो यहाँ से लिख सकते हैं मतलब ये टाइम के फंक्शन में, तो E = Q cos ω/t /A∈0। तो Q/A∈0 जनरली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम लोग E0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जनरल एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ चुका है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल इक्वेशन आ चुका है cos ω/t। आपको पता है कि cos का जो रेंज जो होता है वो +1 से -1 के बीच होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार +1 में होगा। ये जो पीक वैल्यू E0 है, यहाँ पे E0 पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। E0 पीक वैल्यू है, पीक मतलब मैक्सिमम होता है, इससे मैक्सिमम नहीं जा सकता है। तो E0 दो बार होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक पहले पॉजिटिव में होगा, एक नेगेटिव में होगा। तो देखिए पॉजिटिव में ये इस तरफ है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद डिक्रीज किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ है, फिर उसके बाद इंक्रीज किया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज किया है। उसके बाद ये मैक्सिमम हो चुका है। तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स तो एक तो होता है कि करंट कैरिंग वायर, लेकिन मैक्सवेल के द्वारा ये प्रूव कर दिया गया था कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दिखा रहा है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम इसको बिटा करके जो लिखने वाले हैं, अब देखिए इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन रखते हैं, क्योंकि हम लोग को चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंड्यूस करता रहेगा और वेव प्रोपेगेट करता रहेगा। तो इसी वजह से पता चल चुका था कि ये एक ऐसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको प्रोपेगेट करने के लिए। तो जनरली हम लोग सेकेंड कंडीशन लेते हैं जब चार्ज कुछ डिक्रीज किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, अभी कुछ इस तरह का कंडीशन था। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल चार्ज +Q और -Q इस तरफ है, और यहाँ पे देखेंगे तो करंट जो है इस डायरेक्शन में फॉलो होगा, क्योंकि अभी करंट डिक्रीज करेगा इसको डिस्चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो कैपेसिटर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो ये करंट का डायरेक्शन जो होगा कुछ इस तरफ से होगा। तो कुछ भी हो सकता है, हम पहले रैंडम मान लेते हैं। अगर ये डिक्रीज कर रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो इसका डायरेक्टली जो है सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट नेगेटिव आ सकता है। तो फिलहाल हम इसको मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ε0 d∅e/dt ये था। अब इस पॉइंट पे अगर हमको इसके बीच में अगर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ का कहना था कि अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा तो उसका फॉर्मूला ही बताया था, और उसी को मैक्सवेल प्रूफ कर दिए थे, और थोड़ा सा उसके अंदर जो कुछ करेक्शन था उसको भी कर देते हैं। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट लाने के बाद जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है तो वहाँ पे नॉर्मल करंट यानी कि कंडक्शन करंट नहीं होगा, ये कंडक्शन करंट है
और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आती है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आप देखिए इससे हम आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, इससे अगर मान लीजिए कि आर डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो देखिए करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। अभी फिलहाल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया है, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे चाहिए तो उस पॉइंट पे देखिए ये करंट डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो ये अगर फिर इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा। अगर ये मान के चलिए करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो हमको इस पे देखेंगे तो यहाँ पे फिंगर को कर्ल करेंगे तो आगे की तरफ बाहर आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, फिर नीचे देखेंगे तो अंदर जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से मिलने वाला है वो कुछ सर्किल की तरह मिलेगा। तो एक सर्कुलर लूप मिलेगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो इस तरफ है। अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है अगर यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे इस पे लूप ट्रेस करेंगे कुछ तो इस तरह से आएगा, मतलब कुछ ऐसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और ये जो लूप है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो बाहर आता हुआ। अगर इस तरफ देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ और इस तरफ देखेंगे तो अंदर जाता हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब इंड्यूस होता है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाला है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब एक वजह से अगर दूसरा कोई इंड्यूस हो रहा है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हम निकालना चाहे मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन कर करके इसका हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये भी वेरिएबल आएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप देख चुके हैं, फिलहाल लिखते हैं बाय एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ हम लोग वो लगाने वाले हैं जो करेक्शन के बाद आया है, क्योंकि नॉर्मल एम्पियर्स लॉ यहाँ पे लगने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो कंडक्शन करंट तो है नहीं इस पॉइंट पे कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ से हम लोग करना चाहेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, और ये आई डी आ जाएगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल करंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट ई डी फाई ई बाय डी टी। हम लोग पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। अगर फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो फ्लक्स इक्वल टू होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। अगर देखेंगे तो एरिया इसका मान लेते हैं कि एरिया भी कुछ इसी डायरेक्शन में, एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग ये निकाल चुके हैं क्यू ए, मतलब यहाँ पे स्मॉल क्यू रख सकते हैं, ये इस फॉर्मेट में देखते हैं तो यहाँ से इसी को पुट कर देते हैं क्योंकि ये वेरिएबल रहेगा। क्यू कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट एन टू ए, कॉस 0 का वैल्यू 1 है तो ये ए तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होने देते हैं। चलिए तो यहाँ से फ्लक्स जो आने वाला है वो फ्लक्स कुछ आ रहा है क्यू कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से इस फॉर्मूला को पुट करते हैं हम लोग। चलिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया है वो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी वेरिएबल आने वाला है। तो इसको देख सकते हैं आप लोग किस तरह से वेरिएबल आ रहा है। तो इनको मिटा देते हैं। आपको फ्लक्स जब पता चल चुका है तो यहाँ से देख सकते हैं बी डॉट डी एल। अगर रेडियस है तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही होगा, इस तरफ से देख लेंगे, और रेडियस इनका आर है। अगर
इसका रेडियस r है, तो टोटल डीएल लेंथ को अगर इस तरह से कट करते जाएंगे, मान के चलिए डीएल लेंथ है, तो इस तरह से डीएल लेंथ को कट करते जाएंगे तो टोटल सर्कमफ्रेंस आएगा। सर्कमफ्रेंस जानते हैं कि 2πr होता है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगा, इसको यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा और इसको डीएल लेंथ को अंदर रहने देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फ्लक्स हैं, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आप जानते हैं कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन ओमेगा टी होगा। तो पहले तो इसका लिखेंगे माइनस साइन, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू तो छूट गया, क्यू का भी, क्यू तो कांस्टेंट है तो क्यू तो क्यू ही रह जाएगा, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो चुका है। तो इसको अगर देखिएगा तो देखिए बी और इसको डीएल लेंथ को देखिए, डीएल लेंथ को कट करते जाएंगे और टोटल को सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ वो सर्किल आ जाएगा 2πr इक्वल टू ये म्यू नॉट इंटू क्यू इंटू डब्लू, ये क्यू इंटू डब्लू साइन ओमेगा टी। अब Q इंटू डब्लू को आप देखिए उधर हम कुछ लिखे हुए हैं आई नॉट, वही मैक्सिमम करंट का वैल्यू था। तो यहाँ से देखिए B जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो भी आ रहा है म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइड बाय 2πr। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो आया आपको पता चल रहा है कि ये भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरी कर रहा है और ये भी वेरी कर रहा है। ये सब एलसी ऑसिलेशन का हम लोग कंडीशन देख रहे हैं। तो एलसी ऑसिलेशन के कंडीशन के अंदर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से इंड्यूस होते होते ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट कर जाएगा। तो ये आपको हम दिखा चुके हैं कि ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल आया। वेरिएबल जब आ चुका है तो यहाँ से एक कंडीशन ये भी देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और फिर देखेंगे अगर इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा तो वो भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के द्वारा जो इंड्यूस होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इतना बात क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नेक्स्ट जो अपना है वो है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरली हम लोग दिखाने के लिए कुछ इस तरह से करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर यहाँ पे देखिए कि अगर वेव इस तरफ एक्स में चलेगा, वेव को मान लेते हैं कि वेव का वेलोसिटी जो वैक्यूम में c होता है, और जब वेव इस तरफ चलती है तो जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये ट्रांसवर्स इन नेचर का होता है। तो ट्रांसवर्स इन नेचर का कहने का मतलब है कि जब ये वेव ट्रेवल करेगा तो इसके ऊपर जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल होगा इस वेव के ट्रेवल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जैसे कि वेव एक्स में चल रहा है तो यहाँ पे ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे वाई जेड प्लेन, अगर देखेंगे तो ये वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन में यहाँ पार्टिकल जो आने वाला है यहाँ पे जो ऑसिलेट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये मान के चलिए वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन में ही एक्सलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करा देते हैं तो अभी हम देखेंगे जो देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब वाई आगे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो जेड डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा
तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोपेगेट करेगा मतलब ऑसिलेट करेगा वो कुछ ऐसे करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा वाई में इस तरह से, ऊपर नीचे अप एंड डाउन इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ ऐसे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से करेगा और वेव इस तरह चल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जो बाहर है उसको दिखा देते हैं कि कुछ इस तरह से है, मतलब ये जेड एक्सिस है, ये मतलब जेड के लोग हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करेगा वो जेड एक्सिस में करेगा। तो यहाँ से आपको देख लिया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखना है तो यहाँ पे ई क्रॉस बी जो है, अगर ऐसे देखेंगे ई क्रॉस बी ऐसे भी देंगे तो ये देगा गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, ऐसे भी हो सकता है। देखिए ई क्रॉस बी करेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ई क्रॉस बी यानी कि बी की तरफ घुमाएंगे तो ई क्रॉस बी, तो थंब पॉइंट करेगा सी की तरफ, इस तरफ कर रहा है। तो या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो पैरेलल टू सी, कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे एक बात और भी देख रहे हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे, अब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है स्पीड ऑफ वेव पे। ये हो गया है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे स्ट्रिंग वेव में। तो स्ट्रिंग वेव जी भी होता है ट्रांसवर्स नेचर का। तो देखिए स्ट्रिंग वेव को देख रहे हैं, तो स्ट्रिंग वेव का जनरली नेचर जो हम लोग, क्योंकि हम तो 11th नहीं पढ़ा है, अगर आप लोग 11th पढ़े हैं तो स्ट्रिंग वेव का इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान करके चलिए स्ट्रिंग वेव जो ऑसिलेट करता है वो भी कुछ ऐसे करता है, कुछ इस तरह से करता है। इसमें ऑसिलेट जो करता है पार्टिकल करते हैं। अगर मान के चलिए पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो इसका इक्वेशन जो होती है वो y इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये 11th में प्रूफ क्या आया था कि किस तरह से आया है, तो हर बार तो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, टाइम ज़्यादा चले जाएगा। तो हम बस इतना ही बता रहे हैं कि इस तरह से ये स्ट्रिंग वेव का इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म है, इसको हम समझ लेते हैं कि ये ए जो होता है ये एम्पलीट्यूड होता है पार्टिकल का, इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर पार्टिकल ऑसिलेट करता है, पार्टिकल मूव नहीं करता, सिर्फ ऑसिलेट करता है। और वेव और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर पॉजिटिव साइन रहता है तो ये वेव। तो वेव अगर इस तरफ मूव कर रहा है, ये स्पीड ऑफ वेव है, वेव को हम लोग स्पीड ऑफ वेव कहते हैं। और यहाँ पे ओमेगा और के टर्म है, तो चलिए ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। और के जो होता है उसको वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं, के को वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं। और स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं और ये हमेशा वैलिड होगा, ओमेगा बाय के। ये किसी भी तरह का पार्टिकल, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए देख रहे हैं, तो अगर अभी जो ऑसिलेट कर रहा है, जो हम कंडीशन देख रहे हैं कि ईएम वेव, यहाँ पे ईएम वेव में ऑसिलेटिंग पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। ये स्पीड ऑफ वेव है, ये स्पीड ऑफ वेव, देख लिए। तो सिमिलरली हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में लिखे चाहे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली इक्वेशन ऑफ
EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है सो पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वाई जो होता था ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक्स जो ट्रेवल करता है वो वेव का होता है। तो यहाँ पे वाई जिस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, जैसे कि ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो ऊपर नीचे जो हो रही है इस डिस्टेंस को वाई कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी वाई कुछ ऐसे है, फिर मैक्सिमम होकर के ए तक पहुंचेगा तो ऊपर आएगा, फिर नीचे, इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है। अब वेव जो प्रोपेगेट कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ऐसा यहाँ भी कंडीशन देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक ये वेव इस तरह चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से कर रहा है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से हम लोग चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में इक्वेशन लिखना, तो लिख सकते हैं E = E0 sin ओमेगा टी माइनस में kx। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ गया इक्वेशन। और जहाँ पे E0 एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको जानते हैं, ये एम्पलीट्यूड है। और उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं B0 sin ओमेगा टी माइनस में kx। और ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आ चुका है। यहाँ पे B0 जो होगा वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो आप देख लिया। अब ओमेगा यहाँ पे क्या, तो ओमेगा जिस तरह से वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसका, ये चार्ज जो ऑसिलेट करता है, जो देखिए इनका फेज, दोनों का फेज सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो ऑसिलेट कर रहा है उसका फेज सेम है। तो दोनों एक साथ पीक वैल्यू पे जाएगा और मिनिमम पे भी साथ जाएगा और जीरो भी साथ ही होगा। तो ये सब बात को लिख लेंगे, लेकिन पहले ओमेगा जो होता है, ये ओमेगा को लिख लेते हैं कि ये ओमेगा है 1/√LC। जनरली LC ऑसिलेशन की वजह से हम लोग वेव को देख रहे हैं कि ये प्रोपेगेट जो हो रहा है ये इस तरह से है। यह है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज ऑसिलेशन। और जो चार्ज ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज चेंज कर रहा था उसी फ्रीक्वेंसी से आप देखे थे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहा है। ऐसे इक्वेशन से पहले देखे थे। तो इतना को आप लोग नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फेज सेम है, तो उस बात को यहाँ लिख देते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा करके यहाँ पे लिख देते हैं। और ये v तो जान ही चुके हैं कि जो वेव वेलोसिटी निकालना है ω/k से, तो ये बात याद रखिए हमेशा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये फेज होता है, इसको फेज कहते हैं। ये वाला टोटल टर्म जो है इसको फेज है, और ये दोनों का सेम है। तो लिख सकते हैं हम लोग हेयर फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव सेम। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं E0 एंड B0 अकर्स साइमल्टेनियसली। अब फिगर से भी दिखाएंगे साइमल्टेनियसली। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब जीरो होगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू जीरो होगा, ये भी साइमल्टेनियसली होगा। फेज करने का मतलब यही है। अब मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पीक का हाफ हो चुका है किसी कंडीशन पे, तो उसी कंडीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी जो है हाफ हो जाएगा, वो भी साथ साथ। तो आपको पता चल जाएगा कि सेम फेज होने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चेंज करेगा उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा। और जब देखिए ये वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो ये जेड में कर रहा है इस तरह से। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आप आगे बढ़ते हैं।
तो अभी हम लोग देखे थे फेज जो है वो सेम हो रहा था। तो देखिए इसको दिखा देते थोड़ा फिगर से भी, आपको अच्छा समझ में आएगा। ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग चलेगा वेव। तो वेव का स्पीड को हम लोग जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। तो ये वाई एक्सिस है और जेड ये बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। और जेड एक्सिस इसको हम नीचे दिखा देते हैं, ये बाहर आता हुआ है, ये आपकी तरफ है, ये जेड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अभी बताए थे कि दोनों का फेज सेम है। तो जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ब्लू कलर से दिखाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को ब्लैक कलर से दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान कर चलिए कि इतना हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कुछ इतना होगा, लेकिन ये इस प्लेन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है ये वाई के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड जो है सो जेड के अलोंग है। फिर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ इस तरह से इतना आ गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी आ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लेते हैं कि कुछ पीक वैल्यू तक पहुंच चुका है, ये कुछ इतना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने पीक तक पहुंच जाएगा। फिर ये डिक्रीज करेगा, मान लेते हैं कि ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज क्या है, तो ये भी डिक्रीज करना चाहेगा, ये डिक्रीज करेगा। अब मान के चलिए फिर से ये घटा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही कम हो जाएगा। और मान लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो चुका है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जब जीरो होगा, तो आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ग्रो करेगा नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, ये इस तरह का प्लेन है जिसको हम इसमें दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ग्रो करेगा, मान करके चलिए ये कुछ ऐसे हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि वो पीक वैल्यू तक पहुंच चुका है, ये पीक वैल्यू तक पहुंच चुका है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। फिर उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा फिर घटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी घटा। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो चुका है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसे आ जाएगा। और मान लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि ये कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ इस तरह से ये इस प्लेन में हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड को चाहेंगे तो इस तरह से दिखा सकते हैं, ये कुछ इस प्लेन में हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम टोटल मिलाना चाहेंगे तो मिला सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस प्लेन में है, इसको हम दिखा रहे हैं, तो कुछ ऐसे आ रहा है। इस तरह से, मतलब ये इस तरह से, इस तरफ मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर एक बार इस तरफ, फिर एक बार इस तरफ होगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से अगर देखेंगे तो अब तक में ये एक वेव कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग लैम्डा कहते हैं, इसको वेव लेंथ बोलते हैं, इसको वेव लेंथ ऑफ वेव बोलते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म देख लेते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चन में दिया रहता है वेव का इक्वेशन। तो जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड का करके दिखाते हैं, उसी तरह से सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी लिख देंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला इक्वेशन जो लिखे थे, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह से लिखे थे। तो इसको चाहें तो हम ई नॉट साइन ओमेगा को बाहर कर लेते हैं, तो ओमेगा बाहर कर लेंगे तो बचेगा टी, अब माइनस के बाय ओमेगा इंटू एक्स। अब देखिए हम आपको बताए थे कि शुरू में ही कि वेव का वेलोसिटी जो होता है वो ओमेगा बाय के होता है, ये है वेव वेलोसिटी, वी वेव वेलोसिटी है। तो यहाँ से ओमेगा बाय के को अगर इस के को नीचे भेज देंगे तो आप देखिए ये इसका उल्टा है, ये ओमेगा बाय के का उल्टा है, तो यहाँ पे हम 1/v कर सकते हैं।
तो उसी तरह से अगर चाहेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 1/v। तो इसको नीचे v कर देते हैं और x ऊपर कर देते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट ये हो चुका है। अगर एक फॉर्मेट और लिखना चाहिए यहाँ से हम, तो ओमेगा जनरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो देखिए ओमेगा को 2/f और f को टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, तो 2π/t लिख सकते हैं इसको, ये 2π/t ओमेगा को इस तरह लिख सकते हैं। और k जो है उसको वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट है, k का वैल्यू जो होता है वो 2π/λ होता है। k का वैल्यू 2π/λ, ये 11th में अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको दिमाग में आ रहा होगा, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे k का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू 2π के टर्म में लिखने वाले हैं। तो देखिए इसी को हम थोड़ा आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको तो यहाँ से देखिए जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एज इट इज कर सकते हैं। साइन ओमेगा के जगह पे लिख सकते हैं 2π/T, ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, -t इंटू टी, और ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अगर ये नेगेटिव में मूव करेगा तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। तो k के जगह पे लिख सकते हैं 2π/λ इंटू एक्स। अब 2π को कॉमन लेकर हमको बाहर कर देते हैं। देखिए ई नॉट साइन 2π को अगर बाहर कर दें तो बचेगा यहाँ पे T/T, ये टाइम पीरियड वाला t है, और माइनस में x/λ। कभी कभी इस फॉर्मेट में भी इक्वेशन दिया रहता है, ये कभी कभी आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा कांस्टेंट को ओमेगा को बाहर कर लिए तो T माइनस x/v। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट है वो y एक्सिस में कर रहा है, तो यहाँ से हम इसको EY लिख सकते हैं। ये EY हो जाएगा, ये सारा का सारा EY है। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो ये जो ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो z एक्सिस में हो रहा है, तो इसको हम BZ से दिखाएंगे। इसके बाद से BZ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है वो y एक्सिस के अलॉन्ग। और इस फॉर्मेट में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये BZ B नॉट साइन 2π बाहर कर लेते हैं T/T माइनस x/λ। देख लीजिए ये अलग अलग फॉर्मेट में इक्वेशन दे दिए हैं। तो ये इस तरह से लिख दिए हैं कि ताकि ये आपको क्वेश्चन में अगर घुमा करके आपको कभी लेमडा दे दिया जाए, कभी टाइम पीरियड दिया रहे, अगर कभी कुछ और दिया रहे, जैसे मान के चलिए कभी ओमेगा आपको दे देगा तो v निकालना है, तो एक फॉर्मूला आप देखिए यहाँ से, अगर v पता रहेगा ओमेगा पता रहेगा तो k निकाल सकते हैं। एक रिलेशन तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग, और उसके बाद ये सब लिखते हैं रिलेशन, तो इसको देख सकते हैं। तो देखिए इतना लिखना चाहते हैं तो लिखिए। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EM वेव कह दिए हैं तो आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। तो जनरली हम पहले रिलेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसको ड्राइव भी कर देंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जनरली E नॉट का वैल्यू जो होता है वो C इंटू B नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से C टाइम्स ज़्यादा होता है, मतलब C यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव को दिखा रहा है। अगर हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E इक्वल टू E नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ से ब्रैकेट लगा दे, चाहे इसी को ई नॉट के जगह पे सी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। अगर इसी को, अगर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये पीक वैल्यू के लिए हुआ, रैंडम वैल्यू के लिए हो सकता है। अगर किसी टाइम के भी लिखेंगे तो ये सी बी हो सकता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहें इसी को वेक्टर फॉर्मेट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्वल टू बी क्रॉस सी। पीक के लिए भी वैलिड होगा और जनरल के लिए भी वैलिड होगा। देखिए यहाँ से आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा किस तरह से। ये वेव इस तरह से ट्रेवल कर रहा था एक्स में, और जेड में मैग्नेटिक फील्ड, और वाई के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से देखिए डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो बी क्रॉस सी करना। देखिए बी बाहर की तरफ, ये बी आपकी तरफ है और सी इस तरफ है, तो बी क्रॉस सी। देखिए बी है ना, ये देखिए बी इस तरफ है, तो बी को सी की तरफ मोड़ेंगे तो बी क्रॉस सी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से इस फॉर्मेट में भी है। अगर आप चाहें तो इसको पीक वैल्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिखें बात एक ही है। सॉरी सी नॉट नहीं बल्कि सी स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम है, ये है स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम। किसी मीडियम में होगा तो अलग हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो डायरेक्ट जनरल लिख दिए, इसका हम लोग प्रूफ भी देंगे। तो चलिए इसको प्रूफ कर रहे हैं, ये नीचे वाले को मिटा देते हैं। तो इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का चक्कर है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रिलेशन को हम कहीं साइड में लिख देते हैं, जगह की कमी होगी। तो देखिए प्रूफ क्या करना हम लोगों को, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, ये डेराइव करना है हम लोग को, डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन हम लोग जनरली फैराडे लॉ से करते हैं। ये फैराडे लॉ ऑफ EMI की वजह से, फैराडे लॉ ये बताता था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। क्योंकि हम लोग EMF के बारे में बात यहाँ पे नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। फैराडेज लॉ, फैराडे लॉज के अकॉर्डिंग किस तरह लिख सकते हैं इक्वेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL इक्वल टू माइनस d∅B बाय dt, ये रिलेशन था। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिस तरह ट्रेवलिंग करता है। तो चलिए यहाँ पे ये x एक्सिस में दिखा दिए, ये x है, इस तरफ वेलोसिटी ऑफ वेव है, और ये y है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और z जो होगा वो इस तरह से कुछ नीचे दिखा देते हैं। ये जनरली आपकी तरफ आता हुआ है, ये z है, बाहर तो प्लेन से हमने आ सकते हैं इसलिए ऐसा कर दिए हैं। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो होगा उसको देख रहे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि x डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक x पे, ये x1 है, x1 पे एक लूप बना रहे हैं। जनरली लूप जो बना रहे हैं हम इस प्लेन में बना रहे हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए ये लूप कुछ ऐसे होगा और कुछ ये इस तरह से होगा, और फिर ये कुछ इस तरह से, थोड़ा सा, और ये फिर ये कुछ इस तरह से हो रहा है। ये x2 है। देखिए x1 पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको हम लोग B1 कंसिडर कर लेते हैं।
अभी रहने दीजिए, इसको B1 नहीं कंसिडर करते, इसको फिलहाल इसको रहने देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे तो जनरली देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फिलहाल, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन तो पता ही है, अगर लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं बगल में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है वो E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX, और मैग्नेटिक फील्ड का भी इक्वेशन जो होता है कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसलिए लिख रहे हैं ओमेगा टी माइनस KX, ये ओमेगा टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन कुछ इस तरह से है। हम लोगों को पहले E.dl निकालना है, तो मान लेते हैं कि जनरली अभी सिर्फ E.dl की कैलकुलेशन ऑफ E.dl ले रहे हैं। तो देखिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ E.dl कर रहे हैं। तो इसको पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं, इसको B, फिलहाल से लूप का लेंथ ये L ले लेते हैं, क्योंकि x1 x2 तो ये लेंथ है ही, और ये देखिए ये लेंथ जो रेक्टेंगुलर लूप लिए हैं इसका L है लेंथ। तो A B इसको C कंसिडर कर लेते हैं और इसको D कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे x1 पे, तो x1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिए E1 है, और यहाँ से E1 का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे x1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो E1 का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से अगर x2 पे देखेंगे तो x2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो E2 है। मान लीजिए कि E2 है, E2 भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं E2 का, यहाँ पे x की जगह पे x2 पुट कर देंगे। तो कैलकुलेशन अब हम लोग पहले इसका कर रहे हैं E.dl। तो इसको पहले हम करते हैं A से लेकर के B तक में, A से B, फिर प्लस B से C, फिर प्लस C to D, फिर प्लस कर लेते हैं D to A। तो फर्स्ट पार्ट पे आते पहले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और जो हमारा DL लेंथ है वो कुछ इसमें है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DL, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है सो कुछ इस तरह से है, और DL जो है कुछ इस तरह से, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो E.dl मतलब E.dl cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0 आता है, तो ये तो 0 आ जाएगा। उसके बाद इसके वजह से देखेंगे तो इस पॉइंट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E2 है, और यहाँ पे देखेंगे DL को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए E2L आ जाएगा, इस तरफ E2L। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी उस तरफ, ये एरो का इस तरफ दिखा देते हैं कि ये DL लेंथ इस तरह से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली इसको E2 into L। फिर C से D देख रहे हैं, तो C से D देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर और लेंथ वेक्टर इस तरह से, लेंथ वेक्टर इस तरफ से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 आ रहा है, तो ये फिर 0 आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, फिलहाल जो मान लें कंसिडर कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और जो लेंथ है नीचे की तरफ आ रहा है, ये लेंथ का डायरेक्शन जो नीचे है, तो दोनों के बीच में 180 का एंगल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है और लेंथ कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे -E1 into L आ जाएगा। तो यहाँ से हमको तो ये आ चुका है E.dl इक्वल टू, L को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए E2 - E1 into L, ये आ चुका है। अब फ्लक्स को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स कर रहे हैं। तो फ्लक्स का कैलकुलेशन करने के लिए ये 5 ही करना है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा हमको कि पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A। तो यहाँ पे देखिए हम B.A तब लिख सकते थे जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब वेरिएबल होता है तो वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा कहीं पे x लेंथ पे मान लेते हैं कि यहाँ से लेके x लेंथ पे छोटा सा एरिया कट करेंगे, और छोटे से एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मार सकते हैं और वहाँ से उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग कुछ करने वाले हैं कुछ ऐसे ही। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे छोटा सा एरिया कट करेंगे,
मान के चलिए ये x डिस्टेंस पे dx लेंथ कट किए, ये dx लेंथ कट किए तो टोटल इसका एरिया अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए लेंथ l है और ब्रेथ dx है, तो ये छोटा सा एरिया जो आएगा l इंटू dx। और एरिया वेक्टर जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऑसिलेट इस तरह कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऑसिलेट कर रहा है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो फ्लक्स इक्वल टू लिख सकते हैं बी इंटू डी ए, तो डी ए की जगह पे एल डी एक्स लिख सकते हैं। अब बी को जनरली हम देखिए बी का एक्सप्रेशन टोटल लिख देते हैं, बी को बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख देते हैं, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू एल डी एक्स। ये तो छोटे से लेंथ के लिए फ्लक्स हुआ, लेकिन टोटल फ्लक्स निकालना है, अगर ये तो छोटे एरिया का, अगर टोटल एरिया के लिए फ्लक्स निकालना है तो मतलब टोटल फ्लक्स अगर निकालना है फाई बी, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे x1 से x2 तक के लिए, x1 से x2। तो चलिए यहाँ से इसके आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करने वाले हम लोग, तो देखिए बी नॉट और एल कॉमन है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर लेते हैं, क्योंकि टोटल फ्लक्स जो आने वाला है वो फाई बी इक्वल टू बी नॉट कांस्टेंट बाहर, एल कांस्टेंट बाहर आ चुका है। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कोस होता है। देखिए कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का डिफरेंशियल से भले कोस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है। तो माइनस करेंगे, लेकिन एक्स के टर्म में देते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ से माइनस के से डिवाइड कर देंगे, कोफिशिएंट माइनस के से डिवाइड हो जाएगा। और एक टर्म जो माइनस आने वाला है ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस माइनस होकर के ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका जो लिमिट होगा वो x1 से लेकर के x2 तक हो जाएगा। ठीक है, बी नॉट एल बाय, एक तो माइनस के, देखिए एक माइनस के यहाँ से कोफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि कोफिशिएंट जो माइनस के उससे डिवाइड करते माइनस के, और एक साइन, ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो एक माइनस वो आकर के इसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से फ्लक्स अगर लिखना चाहें तो देखिए तो आ जाएगा बी नॉट एल बाय के, लिमिट पुट कर देते हैं, तो पहला का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। तो फ्लक्स भी आ चुका है, फ्लक्स का वैल्यू आ गया यहाँ से। तो अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर रहे हैं, देखिए डीएल भी कैलकुलेट कर चुके हैं, डीएल का वैल्यू ये आ चुका है, और जो फ्लक्स है फ्लक्स का वैल्यू ये आ चुका है। तो हमको करना है डी फाई बाई डी टी, वही माइनस साइन लगा करके तो करने वाले हैं। तो पहले इसको आप लोग इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, तो इसको मिटा देते हैं। बस रिजल्ट लाना है ई नोट बी नोट, ई नोट इक्वल टू सी बी नोट। तो यहाँ से हम लोग जो है एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इसका इस लेंथ को मिटा देते हैं, क्योंकि आप इसको कर लिए होंगे नोट। चलिए छोटा सा रहने देते हैं इसको, थोड़ा सा जेड एक्सिस, तो जगह कम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसके जगह से जो आ जाएगा E2 का एक्सप्रेशन पहले लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से कुछ स्टेप को हम थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे, तो E2 माइनस E1 है, तो देखिए E2 की जगह पे एक बार x2 रखेंगे तो E नॉट तो कॉमन रहेगा इसमें भी, और इसमें भी रहेगा कॉमन नोट, तो E नॉट इंटू एल, इसको कॉमन लेकर के बाहर कर देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। L2 माइनस L1 है, बस याद रखिए L2 माइनस L1 है। तो यहाँ से आ जाएगा B नॉट, तो पहले इसके जगह पे सॉरी E नॉट होगा, B नॉट नहीं बल्कि E नॉट, E नॉट इंटू एल, और यहाँ से आ जाएगा, चलिए इसको थोड़ा मिडिल ब्रैकेट रखते हैं,
तो पहले जो होगा x2 हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी माइनस के x2, साइन ओमेगा टी माइनस के x2। अगर ये डेरिवेशन आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं कि कंसेप्ट आपका थोड़ा और बिल्डअप हो जाए। ये एससी वर्मा बुक में दिया हुआ था इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो जनरली चाहते तो हम रिलेशन लेके क्वेश्चन करा सकते थे, लेकिन कर दे रहे हैं, कौन सा टाइम ही लग रहा है। तो देखिए यहाँ से साइन ओमेगा टी माइनस के x1 और ये मिडिल ब्रैकेट के x2 हो गया। अब देखिए इस फ्लक्स को, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखिए बी नॉट, ये इसके नीचे लिखेंगे बी नॉट एल बाई के, तो कांस्टेंट रहेगा बी नॉट एल बाई के। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ओमेगा यहाँ से, तो ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और यहाँ से चलिए ये ओमेगा बाहर आ गया है और इसको मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं। अब कोस का डिफरेंशिएशन साइन वही माइनस के साथ, तो माइनस साइन को बाहर ही कर लेते हैं। देखिए एक माइनस यहाँ से पहले से, एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से आ रहा। देखिए कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो एक माइनस तो यहीं से लग जाएगा और एक माइनस वहाँ से, दोनों माइनस माइनस आपस में निपट लिया, उसका कोई टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए एक माइनस यहाँ से लिखना पड़ता और इसका डिफरेंशिएशन कोस का माइनस साइन होता है, तो काम आसान हो गया है। तो यहाँ से चलिए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के x2 माइनस, अब इसका काम ख़त्म, इसको मिटाऊं, चलिए साइन ओमेगा टी के x1 और ब्रैकेट। देखिए ये इक्वल साइन है, तो ये टर्म और ये टर्म बराबर है, तो इसको हम लोग सीधा कट कर सकते हैं। अब आया क्या से, यहाँ से देखिए एल को भी हटा सकते हैं, ये एल और ये एल ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपली बचा है ई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाय के इंटू ओमेगा। तो हम इसको के नॉट इंटू ओमेगा नहीं, बल्कि इसको ओमेगा बाय के कर देते हैं। अब ओमेगा बाय के आपको पता है कि इसी को तो स्पीड ऑफ वेव कहते हैं या स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, तो ये आ गया है ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, जो कि प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो गया। देख लिए सिंपल डेरिवेशन, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का खेल था, तो इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मीडियम। तो पहले हेडिंग दीजिए, स्पीड ऑफ EM वेव इन, चलिए हो गया, इन एनी मीडियम। तो जनरली हम लोग उसका फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद ड्राइव भी कर देंगे। तो अगर हम वैक्यूम में बात करें तो ये C इक्वल टू अंडर रूट, देखिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये है वैक्यूम में। ये स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में। इतना क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टर्म है ई नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू आर जो है, ये म्यू नॉट है, ये परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस। और इनका वैल्यू भी अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको जानते होंगे शायद, लिख देते हैं फिर भी। ई नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा यूनिट में होता है। उसके बाद म्यू नॉट का भी वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ऐसा यूनिट में। तो ये वैल्यू, चलिए, लेकिन जब किसी मीडियम में बात करेंगे तो हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग म्यू इंटू एप्सिलॉन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं इन एनी मीडियम, क्योंकि यही होता है इन एनी मीडियम। कि वैक्यूम में तो जानते ही हैं कि जो लाइट का स्पीड होता है उसी के बराबर स्पीड ऑफ वेव होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, और ये लाइट भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। जितने भी हम लोग वेव क्या कहते हैं यहाँ पे देखें, एक्स रे, वाई, गामा रे, ये जितना भी ये रे देख रहे हैं, मतलब एक्स रे, गामा रे, ये सब वेव का है एक्सप्रेसिव फॉर्मेट। तो ये सारा जो है सो ट्रेवल करता है स्पेस में या फ्री स्पेस में, तो वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी के बराबर होता है। और इनको चाहे तो एक फॉर्मेट में और भी लिख सकते हैं। देखिए ये वी आर है, अंडर रूट म्यू आर इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली ये म्यू आर को जानते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, और म्यू आर का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन जो होता है। डायामैग्नेटिक के लिए बात करेंगे तो 0 और 1 के बीच होता है, और उसके बाद उसके बाद फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो ये बराबर होता है। इसका फॉर्मूला भी एक ड्राइव कर चुके थे मैग्नेटिज्म इन मैटर में, 1 प्लस जीटा, इसको जीटा कहते हैं। ये एक्स के तरफ घुमा करके है, ये जीटा है। इसका फॉर्मूला भी कुछ इस तरह से आया था। और ये इसको तो जानते ही हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये ई आर का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा। और यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए सी बाय वी इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड करने के बाद देखिए अगर नीचे में ये टर्म है तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो बचेगा म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। इसी को कहते हैं एन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है यहीं से आता है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक बात और, ये म्यू आर जो होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये म्यू आर 1 होता है नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए। जब मीडियम नॉन मैग्नेटिक, उसमें कोई भी मैग्नेटिक का इफेक्ट नहीं है, तो म्यू आर का वैल्यू 1 लेंगे नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए। तो बस इतना बात है। अगर इसको चाहें तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। चलिए इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं, तो इतना नोट कीजिए, बस इसको प्रूफ करेंगे। इसको इस बार हम लोग करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ से प्रूफ, तो इसको नोट कीजिए।
तो चलिए देखते हैं हम लोग C इक्वल टू जो होता है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। डेरिवेशन देखेंगे किसके वजह से, इस बार एम्पियर सर्किटल लॉ से। और यहाँ पे आप जानते होंगे एम्पियर सर्किटल लॉ जो लगाएंगे वो मॉडिफाइड वर्जन लगाएंगे एम्पियर्स लॉ से, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह करंट है नहीं, करंट नहीं है लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे आता है एक इंड्यूस सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट करंट, और वही डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर्स लॉ बताता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड निकालना तरीका। तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये सॉरी वाई, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, और जेड जो बाहर की तरफ आता है उसको दिखा देते हैं कुछ इस तरह से, इसमें जेड ऑसिलेट करेगा। तो निकालना है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बार जो हम लोग लूप लेंगे, फिर से काम तो वही करना है कि हमको पे एक लूप लेना है, और लूप में ये एम्पियर सर्किटल लॉ का जो रूल है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई डी आ जाएगा, और आई डी को हटा करके यहाँ पे उसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं जो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। इसको हटा कर अगर चाहें तो आप लोग आई डी भी लिख सकते हैं। तो फिर से अगर वो बात पुराना लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देख रहे हैं, इस बार हम लोग जो फिर से काम करना वही एक लूप लेना है। लूप जो लेंगे इस बार वाई जेड प्लेन में ले रहे हैं। तो यहाँ से फिर से एक्स डिस्टेंस पे देखिए, यहाँ से लेकर के एक्स डिस्टेंस पे, ये एक्स डिस्टेंस पे लूप इस तरफ से, ये लूप आपकी तरफ बाहर आता हुआ है, तो ये बाहर आता हुआ लूप को कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरह से, ये x1 है और यहाँ पे ये x2 है। चलिए कुछ ऐसे ही है, अगर थोड़ा सा गलती हुई तो माफ़ कीजिए। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा हमको। चलिए हो गया ऐसे। तो पहले हम लोगों का काम है बी डॉट एल निकालना। तो फिर से मान लेते हैं कि x1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b1 है, और x2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b2 है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं b डॉट डी एल। पहले ये इस बार लूप जो लिए हैं कुछ इस तरह से लिए, लूप का डायरेक्शन ऐसे है, और ये लेंथ जो है ये l है, और ये भी l है, और ये लेंथ वही होगा जो एक्सट्रीमल, ये इस तरह से ये रेक्टेंगुलर लूप लिए। ये फिर से घूम करके ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्लोज लूप है, जैसे कि गया ये, फिर यहाँ से आकर यहाँ तक। अगर इसको कंसिडर करना चाहेंगे पॉइंट तो इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C और इसको D पॉइंट। तो चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन B डॉट डी एल। तो अलग अलग करेंगे, पहले A से B कर लेते हैं। A टू B प्लस फिर B टू C, फिर उसके बाद C टू D, और फिर D टू E कर लेते हैं। अब पहला पार्ट अगर देखेंगे A टू B, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, और लेंथ भी कुछ इसी तरफ है। तो यहाँ से आ जाएगा B1 इंटू एल।
पहला आ जाएगा ये B1 इंटू एल, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ और लेंथ भी इसी तरफ है। सेकेंड देखिए, सेकेंड जब बी से सी जा रहे हैं तो लेंथ इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो लेंथ ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0। और तीसरा अगर देख रहे हैं तो लेंथ इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तो अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 180 है तो माइनस में B2 इंटू एल। और देखिए सॉरी A टू B, B टू C, C टू D और D टू फिर A आ जाएगा, इसको गलती से E लिखा गया था A। अब फिर देखिए ये D टू A जब आ रहे हैं तो लेंथ इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो फिर से ये 0 हो जाएगा। तो B डॉट DL जो आ चुका है वो आ गया है। लेंथ को कॉमन ले लेते हैं, B1 माइनस B2 इंटू एल। अब हम लोगों को निकालना है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको चाहिए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है कुछ डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ ऐसे चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। और लूप जब ऐसे कंसिडर किए हैं तो हमको एरिया चाहिए, तो एरिया अगर देखेंगे तो एरिया तो कांस्टेंट है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं रहती है तो हम लोग छोटा सा एरिया लेते हैं, उस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ से हम फिर से कंसिडर करने वाले हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे आकर करके एक dx का स्ट्रिप काटेंगे, dx लेंथ का स्ट्रिप काटेंगे और dx लेंथ का स्ट्रिप जो होगा उसका एरिया को हम लोग छोटा सा एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। ये dx है और इसका एरिया अगर देखेंगे तो ये L dx आ जाएगा। तो छोटे से इस एरिया के लिए फ्लक्स निकालेंगे, तो छोटे से एरिया के लिए अगर फ्लक्स निकालना है तो फिर से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख देते हैं यही। तो ये हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू एल डी एक्स। ये तो छोटे से एरिया के लिए था। अगर टोटल एरिया के लिए निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से हम इंटीग्रेट x1 टू x2 और यही आ जाएगा टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो देखिए छोटा सा फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं और जगह की भारी भरकम कमी की वजह से देखिए यहाँ से E नॉट कांस्टेंट और L कांस्टेंट है, तो बाहर कर देते हैं इसको, E नॉट L। और साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कोस की डिफरेंशियल कोस होता है कि माइनस कोस, तो ये माइनस के तो पहले से बाहर आएगा और इसका एक माइनस, तो वो माइनस माइनस भी कैंसिल होगा। देखिए एक माइनस के ये कांस्टेंट बाहर आएगा और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो एक माइनस कोस भी बाहर आएगा, तो ये माइनस माइनस उस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, इसको लिखते हैं कॉस, छोड़िए अभी मिडिल ब्रैकेट की ज़रूरत है नहीं, आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको इस तरह लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस कोफिशिएंट को बाहर डिवाइड कर दिए हैं, ये x1 टू x2। फिर लिमिट पुट कर देते हैं, E नॉट L बाय के, और लिमिट जब पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ से आ रहा है, पहले अपर लिमिट रखना है कॉस ओमेगा टी माइनस के x2 माइनस में कॉस ओमेगा टी माइनस के x1, ये हो गया। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकल चुका है और ये B डॉट डी एल भी निकल चुका है। तो अब हम लोग इस लॉ के अंदर पुट करते हैं, तो इसको मिटाने वाले हैं, इसको आप लोग नोट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, पॉज करके इसको नोट कीजिए। तब तक इसको मिटाने वाले हैं, सबको कर लिए।
तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। जो काम का चीज़ है वो यहाँ से है। तो पहले देखिए b1 के जगह पे एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ से देखिए b0, एक बार x1 रखेंगे, एक बार x2 रखेंगे, तो b0 तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो b0 को कांस्टेंट कर देते हैं और ये l भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए b0 कांस्टेंट, l कांस्टेंट, और एक बार रखेंगे यहाँ से हम लोग kx1, तो एक्सप्रेशन में आ जाएगा sin ओमेगा t माइनस kx1, क्योंकि L1 है, B1 है तो x1 आ जाएगा। फिर माइनस में sin ओमेगा t माइनस kx2। आप चलिए ये वाला स्टेप को हम लोग यहाँ से लिखते हैं क्योंकि वो जगह तो कम पड़ जाएगी। तो इसका काम ख़त्म, आप इसको हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म। तो जाओ तुम हवा लगाओ। अब देखिए यहाँ से लिख रहे हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन करने के लिए कांस्टेंट टर्म तो बाहर ही आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ से ई नॉट एल और डिवाइड बाय के, और यहाँ से देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट ओमेगा जो है वो भी बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट ओमेगा डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ से देखेंगे तो देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो एक माइनस साइन को भी बाहर रखना पड़ेगा ज़बरदस्ती, तो ये माइनस साइन। अब कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी माइनस kx2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस, सॉरी साइन आ जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कॉस का साइन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस kx1। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका काम कुछ नहीं। अब इस माइनस साइन को हम अंदर भेज रहे हैं। देखिए इस माइनस साइन को अंदर जब भेजेंगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव और ये वाला टर्म पॉजिटिव जाएगा। इस माइनस साइन को यहाँ भेज दीजिए और ये ऊपर कर दीजिए। तो देखिए ऊपर वाला टर्म है, देखिए प्लस वाला कौन टर्म है, kx1 वाला, यहाँ भी प्लस वाला टर्म kx1 वाला है। उसी तरह से देखिए ये टर्म भी और ये टर्म भी माइनस वाला है, तो दोनों को तो डायरेक्टली हम काट ही सकते हैं, कैंसिल हो गया। L भी कैंसिल होगा, यहाँ से L और L कैंसिल हो चुका है। तो सिंपल जो बच गया है, इतना कटम खुटी होने के बावजूद जो बटा बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और ये के को जनरली ये जो ओमेगा बाय के है तो इसको कर देते हैं इस तरफ ओमेगा बाय के। अब चलिए इसको इस तरफ करते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ कीजिए, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये इधर हुआ, और ये ई नॉट बाय बी नॉट। ओमेगा बाय के को सी कहते हैं और ये टर्म भी सी ही होता है। तो यहाँ से देखिए सी इंटू सी, सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये ताबड़तोड़ रिजल्ट देखिए हम लोगों को फिर आ चुका है, सी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ हो गया है। देख लिए।